हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है शीन की। तो शीन अपना आईपीओ लेके आ रहा है, इंडिया में नहीं यूएस के अंदर। तो ये सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है चाइनीज कंपनीज का। दीदी ग्लोबल की लिस्टिंग के बाद में 2021 के अंदर उसकी लिस्टिंग हुई थी। शीन की अगर वैल्यू देखी जाए तो $60 बिलियन की शीन की वैल्यू है। अभी के टाइम पे जो यूएस लॉ मेकर्स है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं शीन के ऊपर, क्योंकि एलिगेशंस है कि वो लेबर लॉ का ढंग से पालन नहीं करते हैं। अब शीन का प्लान है अपने आप को मैक्सिको और यूरोप के अंदर और स्ट्रॉन्ग करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी वो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी निकाल रहा है मैक्सिको के अंदर। उसके बाद में वो जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, बाकी जगहों पे भी लेके जाएगी उसको। अब ये मार्केट प्लेस क्या हुआ, मतलब अमेजोन टाइप्स, एक ऐसी साइट जहां पर हम जैसे लोग भी लिस्ट करके प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगली खबर, गवर्नमेंट सिगरेट लाइटर्स के ऊपर बैन लगा सकती है जो कि 20 रुपए से नीचे प्राइस के ऊपर बिक रहे हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? डंपिंग प्रैक्टिसेस के चक्कर में, एंटी डंपिंग। बेसिकली क्या है, 20 रुपए से नीचे वाला लाइटर है, उसके अंदर आपको भर के देते हैं, आप यूज करते हो, उसके बाद फेंक देते हो। कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक का डंप कहीं ना कहीं इकट्ठा होता जा रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर आवाज भी उठाई थी। अभी तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला था कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक सिगरेट लाइटर्स चल रहे हैं उसको बैन करो कंप्लीटली। तो उसी के ऊपर शायद ये एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अगली खबर ओशन गेट की है। ओशन गेट ने मार्केटिंग शुरू कर दी है टाइटैनिक सबमरीन के लिए। मतलब आपको टाइटैनिक देखने के लिए लेके जाएंगे सबमरीन के अंदर। और इस बात को बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ इनकी सबमरीन का। यार इतने लोग मर गए, उसके बाद भी ये चल रहा है। मुझे 5 लोग मरे थे और वो बहुत अमीर लोग थे। क्योंकि अगर मैं टिकट प्राइस की बात करके चलूं तो एक बंदे की टिकट प्राइस $2.5 लाख है। 8 दिन 7 रातों का ये पैकेज होता है, पर $2.5 लाख अमाउंट बहुत बड़ा होता है, एक नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है अफोर्डेबल ये चीज। अगली खबर HDFC बैंक की है। HDFC बैंक के मर्जर के बाद में HDFC बैंक 4th लार्जेस्ट वैल्यूएबल बैंक बन जाएगा दुनिया के अंदर। अगर देखा जाए JP मॉर्गन, इंडस्ट्रियल कॉमर्स बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका ही इनसे आगे आते हैं। इनका प्लान है 8300 से ज्यादा ब्रांचेस खोलनी है और 1,77,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज लेके आने हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। अगली न्यूज एक सरप्राइज है। हमने एक टूल लॉन्च किया है ai.lapas.com, जहां पर आप AI कंटेंट जनरेशन कर सकते हैं। हमने चैट जीपीटी का यूज करके ही इस चीज को बनाया है। बेसिकली चैट जीपीटी नहीं, ओपन एआई का एपीआई यूज करके इसको बना रहे हैं। और जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स मैंने किया था उसके अंदर बहुत सारे प्रॉम्प्ट सिखाए थे कर करके, उसको मैंने प्रैक्टिकल टूल के अंदर डाल दिया है। तो अभी के टाइम पे हम उसका ट्रायल दे रहे हैं, 7 डे ट्रायल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके यूज कर सकते हैं। बाद में उसको पेड करेंगे। और ये एक यूज केस भी दिखा दिया मैंने कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हो तो आप क्या चीजें कर सकते हो। इसके अंदर आप रिक्वेस्ट करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारा प्लान ये है कि हम हर चीज के ऊपर लेयर लेके आएंगे कि अगर आपको यूट्यूब का कंटेंट बनाना है, हम बनाने का आपको आइडिया देंगे। सिर्फ आपको कुछ लिखना है, एंटर मारना है, काम हो जाएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम का कैरोसेल पोस्ट बनाना है वो बना के दे देगा। डैश करना है, डैश डिजाइनिंग नहीं करेगा और कंटेंट बना के दे देगा। तो इस टाइप का कुछ प्लान कर रहे हैं, उसको बड़ा प्रोडक्ट बनाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर आपकी उसमें रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, इसलिए हमने 7 दिन का भी फ्री ट्रायल किया है। और कोई प्राइसिंग प्लान नहीं डाला अभी फिलहाल के लिए, ताकि सब के सब यूज़ कर सके। एक्सपेरिमेंट हो जाएगा हमारा भी और आपका भी फायदा हो जाएगा। और जिन्होंने हमारे कोर्सेज लिए उनके लिए भी एक सरप्राइज है। जो हमारा कैनवा वाला कोर्स है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसका नाम अब से डिजाइनिंग कोर्स होने वाला है। खाली कैनवा ओनली नहीं रहेगा, उसके अंदर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर भी आ रहा है। अगर आपने कोर्स ले रखा है और आपकी वैलिडिटी बची है तो आपको उसका एक्सेस फ्री में मिलने वाला है, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। अभी के टाइम पे रेट हम उतना ही रख रहे हैं, 2 से 3 दिन के अंदर हम रेट बढ़ा देंगे। जैसे ही जो वीडियोस आनी है वो वीडियोस आ जाएगी। तो मेरा प्लान ये है कि ये पूरा कंप्लीट डिजाइनिंग का कोर्स हो जाए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉपी राइटिंग का सबसे बड़ा कोर्स हो जाए। एसईओ का कोर्स तो अभी जो बना हुआ है वो मेरे हिसाब से बेंचमार्क कोर्स है, उसके ऊपर कुछ और हम एडिशन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें दे भी दी है। अभी एआई आ गया है, उसके बाद में देखते हैं किस तरीके से एसईओ ट्रांसफॉर्म होगा। तो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा उसके अंदर, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करेगी। देखो अभी ऐसा हुआ, अब मैं कैसे सोच रहा हूँ, वो पूरा थॉट प्रोसेस डालूंगा। वेबसाइट वाला भी मुझे ऐसा लगता है वो कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि उसके अंदर फ्यूचर के अंदर हम और टूल्स डाल दें। जैसे अभी खाली वर्डप्रेस डाला है, हो सकता है कल को, और एक नॉर्मल बिल्डर भी सिखाया मैंने, हो सकता है फ्यूचर के अंदर कोई और बिल्डर भी डाल दे। आजकल वेब फ्लो चल रहा है, हो सकता है वेब फ्लो भी सिखा दे इसी के अंदर। UI UX के लिए फिग्मा थोड़ा सा सिखाया है मैंने। फिग्मा हो सकता है बहुत एडवांस के अंदर भी फिग्मा सिखा दे। और लॉजिकली वेबसाइट वाला कोर्स एक वेबसाइट मास्टर क्लास होने वाली है। मतलब मेरा गोल यही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोर्स को और स्ट्रॉन्ग करते जाए। अभी फेसबुक वाला कोर्स भी लाइव हो चुका है, जिन्होंने देख लिया नीचे कमेंट में बताना।
अभी एक फेस खत्म हुआ है, जो भी आपने देखा है। नॉर्मली लोग इसको कोर्स कह के बेचते हैं, ये हमारा सिर्फ फाउंडेशन है। अब मैं एक्चुअली उसके ऊपर रियल लाइफ चीज़ें करके दिखाऊंगा और लास्ट में सीधा बनी बनाई स्ट्रैटेजीज होगी आपके लिए, जो सिर्फ आपको अप्लाई करनी है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं कुछ भी। अगली खबर, एक ईवी कंपनी है रेस एनर्जी, उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट की बैटरी फैसिलिटी बनाई है तेलंगाना के अंदर। 50 मेगावाट आर बैटरी प्रोडक्शन का प्लांट है ये। 30,000 से ज़्यादा बैटरीज एक साल के अंदर बनेगी। इनका कहना है कि 80,000 टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इनको 2025 तक बनाने हैं, और साथ में 2.5 लाख स्वैपेबल बैटरीज का सर्कुलेशन भी करना है इसी टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छी चीज है और एक अच्छा सपना है। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो इन्फोसिस के जो क्लाइंट है, अब वो स्टाफ को कह रहे हैं कि भाई इनको ऑफिस बुलाया जाए। बेसिकली इन्फोसिस ने अभी भी कई जगहों पे वर्क फ्रॉम होम कर रखा है, मतलब उन्होंने कह रखा है क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से आप काम करो। क्लाइंट कहता है ऑफिस आना है तो आओ, वरना मत आओ। इंडिया के अंदर तो खासकर वर्क फ्रॉम होम के ऊपर अभी अच्छा खासा प्रैक्टिस चल रही थी, पर अब क्लाइंट डिमांड कर रहे हैं तो अब शायद कंपनी भी खींच के वापसी बुलाएगी। अगली खबर वर्ल्ड बैंक की है। तो उन्होंने $700 मिलियन का बजटरी और वेलफेयर सपोर्ट दिया है श्रीलंका को। तो बेसिकली श्रीलंका का थोड़ा सा इकोनॉमी का बुरा हाल हो रखा था, तो वर्ल्ड बैंक उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। $500 मिलियन उन्होंने बजट सपोर्ट के लिए दिए है और $200 मिलियन सोसाइटी वेलफेयर के लिए दिया है। अब देखते हैं किस तरीके से श्रीलंका का भला हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका एक बहुत बड़ा स्टेप भी कर रहा है। 5 दिन की उन्होंने प्रॉपर छुट्टी कर दी है। वो क्या कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, ये $42 बिलियन की होने वाली है। जो इनके इकोनॉमिक क्राइसिस थे ना, वो बहुत बुरे हो गए थे। 1948 से इसको कंपेयर किया जा रहा था। अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट का कहना है इससे कोई बैंकिंग सिस्टम के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, कोलैप्स नहीं होगा। कई लोगों को लग रहा था कोलैप्स हो जाएगा, ही हो जाएगा। 5 दिन की छुट्टी क्यों रखी गई है, एनालिस्ट का ऐसा कहना है ताकि इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि अभी वो कर रहे हैं, कुछ चेंजेस करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। अब किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, इसके चक्कर में मार्केट गिरेगी, ऊपर होगी, ये होगा वो होगा। तो वो कह रहे हैं पहले 5 दिन सब कुछ कर ले, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा श्रीलंका के साथ में? अगली खबर सेबी की है। तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ा हुआ है, बेसिकली गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ी हुई है। अब कई लोग कहेंगे भाई तुमको बुलाया था, तारीफ कर रहे हो। तारीफ नहीं, नेगेटिव बात भी कर रहा हूँ। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारनी शुरू करी बहुत सारे यूट्यूबर के हाउसेस के ऊपर। कहा जा रहा है कि उन्होंने टैक्स का चोरी करी है, उनको समझ नहीं है टैक्स किस तरीके से पे करना चाहिए। उसके बाद में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के साथ में भी पकड़ आ रही है, और ये मेरा मानना है कि सही चीज़ है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं फाइनेंशियल वाले, पहले वो MLM करते थे, उसके बाद में बिजनेस कोच बन गए, उसके बाद में वो ट्रेडर बन गया। भाई कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर, कुछ भी करे जा रहा है कोई। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो सेबी क्या कह रहा है, सेबी कह रहा है कि अगर कोई बोलता है करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप, ऐसे ट्रेडिंग कर लो, वैसे ट्रेडिंग कर लो, तो इसको भी हम स्पैम कहेंगे, इसको भी हम फेक चीज़ कहेंगे, इसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। और ये एक अच्छी चीज़ है। अभी के टाइम पे बहुत बवाल चल रहा है ट्रेडर दुनिया में, तो कुछ भी अलग चल रहा है। मतलब जहाँ जीरोधा जैसे फाउंडर बोलते हैं कि ट्रेडिंग अच्छी नहीं है, 98% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लूज़ करते हैं, और यहाँ पर वो 2% है, मतलब पता नहीं वो 2% एक्चुअली यूट्यूब पे है या नहीं है, पर जो है वो इतना शोर मचा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो एक्चुअल ट्रेडर होगा ना, वो शोर नहीं मचाएगा, वो अपना अलग से काम करता रहेगा। अगली खबर हाई कोर्ट की है। तो उन्होंने ट्विटर को फटकार लगाई है। उन्होंने बोला है कि भाई तुम $1 बिलियन कंपनी हो, कोई फार्मर नहीं हो। बेसिकली क्या हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स को बंद करने की बात करी, और जो कि गलत चीज़ थी मेरे हिसाब से। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो क्यों कहना है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि उसकी वजह से नेगेटिव व्यूज ये हो रहा था, वो हो रहा था। वो प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम है। अगर उसके थ्रू नेगेटिव न्यूज़ फैल रही है और कल को कोई इशू होता है, तो गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म पे एक्शन लेना चाहिए, ना कि अकाउंट पे लेना चाहिए। प्लेटफॉर्म की मर्जी, उनको अकाउंट पे लेना है या ना लेना है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए सिस्टम। ये मेरा ओपिनियन है। पर ट्विटर ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इन अकाउंट को सस्पेंड करो, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को डिले भी किया बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उन्होंने रीज़न भी नहीं बताया कि डिले क्यों किया गया। अब हाई कोर्ट ने बोला, पहले तो फाइन लगाया, उसके बाद बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तुम कोई फार्मर तो हो नहीं, तुम $1 बिलियन कंपनी हो, तुमने डिले क्यों कर दिया। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अडानी ग्रुप थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया ना, कुछ अच्छी खबरें आई है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। ओवरऑल अडानी ग्रुप 11% बढ़ा जून के महीने के अंदर। अगर हम अडानी टोटल गैस और अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चले, 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम खाली अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चले, 37% प्राइस आया है। दूसरी साइड पे अगर अडानी ट्रांसमिशन की बात करके चले, तो वो घटता हुआ दिखाई दिया है। तो देखते हैं अडानी का फ्यूचर कैसा रहता है। अब घटने की बात कर रहे हैं तो बायजूस की बात कर लेते हैं। जो बायजूस के फाउंडर है वो सामने आए और उन्होंने मेल भेजा अपनी पूरी टीम को,
और उन्होंने बताया कि मैंने 18 घंटे दिन के दिए हैं 18 साल तक इस कंपनी को, और आने वाले 30 सालों तक भी मैं डेडिकेटेडली काम करता रहूंगा। ये मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लिए जिंदगी है। और ये पता है बहुत डीप बात बोल रहे हैं वो, बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को लगेगा बायजूस चोर है, बायजूस चोर है, बायजूस चोर है, पर मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने कल परसों भी बात करी थी इस बारे में, कि शायद एज अ फाउंडर उतना गलत ना हुआ हो, कहीं ना कहीं वो टीम्स बढ़ती चली गई और वो कल्चर इतना टॉक्सिक होता चला गया, या फिर लोग बोलते हैं टॉक्सिक है ना, कल्चर टॉक्सिक होता चला गया, या फिर सेल्स टीम एकदम नेगेटिव, मतलब जो स्टैट्स ओरिएंटेड होती है वो होने लग गई। इसके चक्कर में कहीं ना कहीं कंपनी खराब होती चली गई, नेगेटिव पीआर होता चला गया। देखो समझने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शायद नीयत सही होगी। कई लोग कहते हैं उनकी नीयत सही नहीं थी, पर मेरे को ऐसा लगता है उनकी नीयत सही होगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, प्रॉब्लम नेगेटिव जो क्रिएट हुई ना, वो क्रिएट हुई जब फंडिंग ली। फंडिंग लेने के चक्कर में अब इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिखाने थे, उस फंडिंग को इन्वेस्ट किया गया, टीम स्केल करा गया। और हाइपर स्केलिंग जब करते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाते। मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस बनाना है ना, तो सबसे पहले नींव बनाओ। लोगों को एकदम स्केलिंग करनी है, रातों रात बढ़ा देंगे, रातों रात बढ़ा देंगे। अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होती तो ऊंची बिल्डिंग जल्दी गिरती है। तो पहले नींव स्ट्रांग करो धीरे धीरे। अगर कोई कोर्स भी देख रहा है या मेरा कोई भी टीचिंग मेथड भी देखेगा, तो मेरा हमेशा से मानना है पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके स्केल करना है। तो मुझे लगता है कि शायद फंडिंग के चक्कर में ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। बाकी कभी इनके साथ में मौका मिला ना बैठ के बात करने का, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल गलत हुआ क्या। मैं तो सामने वाले प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ऐसा हुआ, पर एक्चुअली उनको हमसे बहुत ज़्यादा पता हो। अगली खबर मार्केट की है, तो भाई मार्केट रिकॉर्ड हाई पहुंच गई है और बढ़ती जा रही है। मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। एक दिन के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं इन्वेस्टर्स ने। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो है वो हेल्दी निकलते हुए आ रहे हैं, इस चक्कर में सारी चीजें देखने को मिल रही है। साथ में जो रिसेशन आने की खबरें आ रही थी यूएस से, वो शायद हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। रुपये की बात करके चले तो 2 पैसा ऊपर बंद हुआ है, और क्रूड ऑयल की बात करके चले तो वो भी हाई ट्रेड कर रहा था। अगर मैं एनालिस्ट की बात करके चलूं तो इस टाइम पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको कोई इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप SIP ETF चला रहे हो तो चलते रहने दो। लॉन्ग टर्म में तो भाई इंडिया ग्रो करना ही है, कहीं ना कहीं तुमको फायदा होने वाला है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म टाइप सोच रहे हो तो इस टाइम पे अपनी लेवरेज को कम करो, और जितना कैश कंटिजेंसी रख सकते हो उतना कोशिश करने की कोशिश करो। ये एनालिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। ये मैं अपनी खबरें नहीं डालता हूँ क्योंकि भाई मैं कोई से भी रिसर्च नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। हम मनी कंट्रोल से उठाते हैं, जो एनालिस्ट बता रहे होते हैं वो आपको बता दे। बाकी आप मार्केट देख सकते हैं किस तरीके से रही है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।